अगर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा। एंड लड़का अगर चीट करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? वाइफ अगर अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि तू डाइवोर्स ले घर जा। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की, नॉट इलीगल। हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो? अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा एंड ही इज टू सस्पिशियस, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे। अगर हस्बैंड कमा नहीं पा रहा है तो भी क्या हस्बैंड लाइबल है मेंटेनेंस पे करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट से कि चाहे रिक्शा चला के पैसे लेके आ, मेंटेन तो करना पड़ेगा। कौन से ग्राउंड है जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? शादी करते से ही हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ? अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को, वाइफ के जो मम्मी पापा है उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी, वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता ना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर हमने आपको कभी भी वैल्यू दी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग हमारा चैनल देखते हैं उनमें से 73.8% लोग हमें सब्सक्राइब नहीं करते। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही बड़ा ये चैनल होगा एंड उतने ही बड़े हम गेस्ट ला सकते हैं जो हम हर बार आज तक करते आए हैं, ताकि आपको बेटर वैल्यू मिले। ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आपको बेटर वैल्यू मिले। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। शादी करते से ही एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू लॉ, कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, अब ये हस्बैंड को करना ही पड़ेगा, ये फेरे करे और अगले मिनट ये चालू। ठीक है, तो पहली बात तो वाइफ को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर इफ शी इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। दूसरा, इफ नहीं, इफ करती है तो भी तो करना ही पड़ेगा ना। अगर वो खुद को मेंटेन करती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनेंस की नहीं है। अगर वो कमा रही है, हस्बैंड भी 1 लाख रुपए कमा रहा है, वाइफ भी 1 लाख रुपए कमा रही है, तो मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग नहीं। लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है। इफ शी इज अनेबल टू मेंटेन तो एंड इफ शी डिसाइड, मान लो वो हुनर है और वो काम कर सकती है लेकिन उसने डिसाइड किया काम नहीं करना, तो भी हस्बैंड लायबिलिटी पे करेगा। मतलब उसकी चॉइस है, उसकी चॉइस है, वाइफ की चॉइस है, वो कितनी भी क्वालिफाइड हो सकती है। जजमेंट अलग अलग है, हर पॉइंट पे मिलती है। कोई कहती है कि इफ शी इज एबल टू अर्न तो कमाना चाहिए उसको, लेकिन वाइफ बोलती है कि मैं नहीं कमा रही हूँ, किसी भी रीजन से हो सकता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइफ को मेंटेन करे। ठीक है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग लाइफ को मेंटेन करे। दूसरा, उसके अगेंस्ट कोई डोमेस्टिक वायलेंस कमिट ना करे, चाहे वो फाइनेंशियल हो। उसके अगेंस्ट कोई ताने वगैरह ना मारे, उसको कुछ ऐसी बात ना बोले जो उसको बुरी लग रही है, हर्ट कर रही है, मेंटल वाला। और तीसरा, फिजिकल वायलेंस उसके अगेंस्ट ना हो। ये 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो होनी ही होनी है मिनिमम। हाँ, आप उसको घुमाने ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे हो, वो सेपरेट इशू है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। ये लॉ के अकॉर्डिंग है। मेंटेनेंस कितने रुपए होना चाहिए, इसका कुछ है? मेंटेनेंस कितनी होनी चाहिए इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट मोटा मोटी कितना होता है? जनरली आपका जब कोर्ट में वाइफ जाती है मेंटेनेंस मांगने के लिए, तो जो कोर्ट है वो 20% से लेके 33% तक ऑफ द इनकम ऑफ द हस्बैंड उसको कर सकता है। कि अगर आप एक अमाउंट कमा रहे हो तो उसका 20% से लेके 1/3 तक आप उसको डायरेक्शन दे सकते हो। 1/3 होता है? 1/3 मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज्यादा अटैच नहीं हो सकता। इनकम का मैक्स 1/3 एवरी मंथ। सो दैट इज फर्स्ट। अब ओके, हियर अगर हस्बैंड, ये एनुअल इनकम पे कैलकुलेट होता है इसके हस्बैंड की, कि मंथली इनकम जो चल रही है अप एंड डाउन पे कभी होता है, बिकॉज़ एज अ बिजनेस पे डिफिकल्ट होगा। ऑन एन एवरेज अगर आपका बिजनेस है तो आपकी ITR के हिसाब से हो जाएगा, टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हो रही है, साथ में आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, आपकी गाड़ी कौन सी यूज करते हो, हर फैक्टर देखा जाता है। अगर आप सैलरीड हो तो आपकी सैलरी पर मंथ आएगी, तो उसके हिसाब से हो सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन आप ITR कम की फाइल कर रहे हो, तो कोर्ट कैन प्रिज्यूम कि आपकी इनकम ज़्यादा है और उसके हिसाब से भी डिसाइड किया जा सकता है। लॉ सेज कि आपकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हस्बैंड मर्सिडीज में जा रहा है और वाइफ मेट्रो में ट्रेवल कर रही है, चाहे वो 50,000 रुपये कमा रही है और खुद को मेंटेन कर रही हो, तो शी कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट, कह सकते हैं कि मुझे तो सेम लिविंग स्टैंडर्ड में रहने का राइट है। तो फिर तो 50-50 हो गया ना, 1/3 50-50 नहीं है, 1/3 तक अटैच हो सकती है। लॉ कहता है कि आपकी जो इनकम है, जब उसको आपके अगेंस्ट कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसको एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा ना। तो एग्जीक्यूशन में आपका 1/3 तक का जो अमाउंट है दैट कैन बी अटैच्ड।
तो अगर इसलिए उससे मर्सिडीज है ज्यादा तो generally वाइफ देते को, नहीं हैं। अगर आप मर्सिडीज चलाते हो तो वाइफ के पास कम से कम क्रेटा तो होनी चाहिए। एटलीस्ट होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, 1/3 का कॉन्सेप्ट इसलिए भी होता है कि एक हिस्सा वाइफ के पास चला गया, एक हस्बैंड के पास चला गया, एक हिस्सा वो होता है जो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, किसी और को दिया जा सकता है। गॉट इट। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए 1/3 तक जा सकता है। 20% जनरली इट इज़ द जनरल की कर देते हैं इतना। 20 to 25%। बट इसमें क्या हस्बैंड ऐसा कर सकता है, अगर हस्बैंड की कंपनी है, हस्बैंड मान लो अपनी कंपनी है, वो 10 लाख रुपए सैलरी लेता है पर मंथ, एंड जब ये डिवोर्स हो गया, डिवोर्स किया, तो उसको पता है कि मेरे को 10 लाख में से 3 लाख इसको देने पड़ेंगे, तो ऑल ऑफ सडन उसने बोला कि कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी क्योंकि कंपनी का अलग आइडेंटिटी है, मेरी सैलरी मैं कर देता हूँ 1 लाख रुपए महीना, अब 1 लाख का दे दूंगा 30,000 इसको, बाकी मेरे सारे जो खर्चे हैं वो कंपनी कर रही है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टर को कार दे रही है, डायरेक्टर को गिफ्ट दे रही है, डायरेक्टर को घर रहने के लिए दे रही है, वो सब कंपनी कर सकती है, बिल्कुल राइट। बट वो सिर्फ वाइफ को नहीं देने की वजह से 1 लाख करके वाइफ को 30,000 देगा इंस्टेड ऑफ 3 लाख। कैन ही डू दैट? ये वो कोशिश करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हो और मेंटेनेंस का इशू आता है, तो आपको अपनी 3 साल की इनकम की रिटर्न्स, आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, जहाँ जिस कंपनी से आपको पैसे मिल रहे हैं, जहाँ डायरेक्टर हो, तो कोर्ट उससे भी मांग सकता है कि बताओ कि तुमने पर्क्स क्या क्या दे रहे हो उसको। तो जो आप उसको गाड़ी के पर्क्स दे रहे हो, घर का अलाउंसेस दे रहे हो, पेट्रोल डीजल दे रहे हो, बिजली का बिल दे रहे हो, वो भी आपके पर्क्स इनकम में कैलकुलेट होता है। तो आपका एक कैलकुलेशन जो है कोर्ट वो कर सकता है। बट किसी कंपनी में तो जेन्युइनली ऐसा होता है ना कि मान लो बहुत बड़ी कंपनी है, कोई एमएनसी है, वहाँ पे पर्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सैलरी कम होती है, तो अब वो कैसे देगा हेल्प? वो तो जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, राइट, एसबीआई चेयरमैन से मैं बात कर रहा था, तो एसबीआई चेयरमैन के बारे में बात करें तो उनका जो घर ही होता है शायद वो 100-200 करोड़ का घर होगा, अब वो थोड़ी खरीद सकते हैं, रेंट तो होता है, हाउस रेंट वो तो कुछ भी नहीं देता। एसबीआई चेयरमैन को बस एक हाउस अलॉट होता है मालाबार हिल्स पे। अब मालाबार हिल्स पे इतना हाई स्टैंडर्ड लिविंग का वो खुद की सैलरी से खुद के लिए भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो वाइफ को कैसे देंगे, उनको सैलरी मिलेगी एग्जाम्पल 2 लाख रुपये महीना, तो वाइफ को जैसे ठीक है 2 लाख रुपये महीने में से देंगे ना, वो सेम स्टैंडर्ड वो चाह के 2 लाख रुपये महीने के पूरे भी वाइफ को दे दें तो उतना अच्छा घर नहीं अफोर्ड कर सकते। क्या होता है कि जब आप सैलरी लेते हो ना, तो सैलरी में एक आपकी सैलरी में से अगर आप कोई गवर्नमेंट का फ्लैट ले लिया है, कोई कोठी ले लिया आपको मिली है, तो उसमें एक हाउस रेंट अलाउंस कटता है। बट बहुत बार कंपनी ही हाउस होता है जिसमें कंपनी एचआरए नहीं काटती, कंपनी बोलती बस ये अलॉटेड है इस इंसान के लिए, वो कंपनी एचआरए नहीं देती। लेकिन जो पेट्रोल डीजल का आपका खर्चा है वो आपके पक्ष में आ सकता है, वो कैलकुलेट हो सकता है। 2 का 2.5 लाख हो जाएगा, 2.5 लाख हो जाएगा, तो उस पे देगा वो, तो फिर उस पे देगा। पर बड़े घर ऐसा तो नहीं होगा ना, वो तो उसके सेल्फ ओन्ड होता है ना, एक तो सरकारी आवास हो गया, एक उसका खुद का है। अगर एक आदमी कहता है कि मैं 1000 गज के घर में रहता हूँ और वाइफ जो है 1 कमरे के घर में रह रही है, आप मेंटेन भी कर रहे हो, 1000 गज में आपने एसी भी 20 लगा रखे हैं, हर महीने का 1 लाख रुपए आप वहाँ बिजली का बिल जमा करा रहे हो, तो आपको लिविंग स्टैंडर्ड तो ऑटोमेटिकली देखा जाता है ना, तो करेंगे। लेकिन अगर सब कंपनी का हो और सब कंपनी का है, तो आपकी सैलरी का जो अमाउंट आता है आपका टीडीएस काट के, टैक्स कट के, उसमें से जाएगा। तो मतलब देन लड़के यहाँ पे खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत लोग करते होंगे। खेलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि जी आज शादी हो गई और हमें अप्रीहेंशन है कि कुछ साल बाद दिक्कत हो सकती है, या शादी होने वाली है और दिक्कत हो सकती है, तो हम वहीं से उनको बताना शुरू करते हैं ये प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए, आप अपनी इनकम को यहाँ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि अपने नाम पे जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सीधी अपनी माँ के नाम पे कर देते हैं। तो फिर वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? वाइफ कैसे क्लेम कर लेगी? वाइफ ओनली क्लेम्स जो हस्बैंड के नाम पे चीज़ है, हस्बैंड का नाम पे है ही नहीं कुछ, तो क्या क्लेम करेगी? कुछ भी नहीं होता उसके, कुछ नहीं होता। माँ के नाम पे चलेगी तो वो भी तो बहू थी ना कभी ना कभी। और अगर सबके नाम पे, अगर सब चीज़ें कंपनी के नाम पे हो एंड हस्बैंड के पर्सनल नाम पे कुछ भी नहीं हो, ना उसके घर वालों के नाम पर है, वो तो हर महीने 1 लाख रुपए सैलरी रहता है, बाकी जितने एसेट्स हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, सब कंपनी के नाम पे, तो क्या तो भी उसकी हिस्सा मिल सकता है? तो कंपनी के नाम पे जो है, कंपनी इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, तो कंपनी के नाम की जो ओनरशिप रहेगी कंपनी के पास रहेगी, उसमें से किसी को तो वाइफ क्लेम नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, सिर्फ हस्बैंड। भले वो उस कंपनी का 90% ओनर हस्बैंड ही हो, शेयर होल्डर है ना, तो शेयर होल्डर होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जब तक हस्बैंड जिंदा है तो प्रॉपर्टी जो हस्बैंड के नाम पे होगी, उस प्रॉपर्टी का ओनर हस्बैंड रहेगा जो ड्यूरिंग लाइफ टाइम। अगर वो मर जाता है, वाइफ का हस्बैंड का डाइवोर्स नहीं हुआ, चलो लेट्स assume let's try to understand with an example. हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता है, फर्स्ट उन्होंने डाइवोर्स फाइल कर दिया, डाइवोर्स हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है। ड्यूरिंग दैट टाइम हस्बैंड मर जाता है, तो वाइफ विल स्टिल बी लीगल हेयर अगर डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ तो।
तो उसके सारे शेयर होल्डर्स को तो उसके जितना भी उसको लीगल हेयर के हिसाब से जितना भी शेयर था वो शी कैन क्लेम एंड शी विल क्लेम, दैट इज फाइन। ठीक है। तो अब अगर हस्बैंड के नाम पे जीते जी कुछ अगर हुआ और तो कुछ नहीं लेगी। तो ये एलिमनी में ये नहीं निकलता, जो उसके पर्सनल एसेट्स नहीं है, सिर्फ उसकी कंपनी के एसेट्स हैं, तो वो क्लेम नहीं कर सकती। नहीं क्लेम कर सकते, वो कंपनी के एसेट्स हैं। there's a loophole कंपनी अपने आप ओनर है। दैट दिस इज लूप होल। आप अपनी बहन के नाम पे कर सकते हो, मदर के नाम पे कर सकते हो, फादर के नाम पे कर सकते हो प्रॉपर्टी। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने नाम पे कोई चीज़ आती थी, बाहर बिजनेस कर रहे हैं, पैसा सारा फादर के अकाउंट में आता है, अपने अकाउंट में आता ही नहीं है कुछ, काम कर रहे हैं और फादर के अकाउंट से या जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है फादर की, वहाँ से 20-30 हज़ार रुपये सैलरी लेते हैं, दिखाते हैं कि हम तो इतना कर रहे हैं। जिस गाड़ी में चलते हैं वो 60 लाख रुपए की गाड़ी, लेकिन वो फादर के नाम पे है, क्यों? तो उन्होंने दे रखी है, तो कुछ क्लेम नहीं कर सकती। उसमें क्या क्लेम करेगी? जो तुम्हारे नाम पे है ही नहीं, क्या क्लेम करेगी? लेकिन प्रीएम्प्टिव लेने पड़ते हैं ना, अगर आपको लगता है पहले से ही सोच के रखते हैं लोग और करते हैं। सोचना पड़ता है। अभी मेरे पास मैसेज आते हैं लोगों के कि जी मेरी शादी होने वाली है, आई एम एन NRI और मेरी वाइफ जो है वो फलाने जगह से है, पंजाब से है, कहीं से भी, और मुझे डर है कि वो ऐसे करेगी, तो क्या मैं प्रीनअप कर लूँ? इंडिया में प्रीनअप इज नॉट एप्लीकेबल, स्पेशली गोवा के अलावा। तो वो कहते हैं कि फिर क्या किया जाए? अगर आप इंडिया में रहते हो तो मेरी प्रॉपर्टी है इंडिया में, क्या उस पर शेयर क्लेम करेगी? तो उनको बताना पड़ता है कि नहीं भाई, जो तुम्हारे नाम पे है, जब तक तुम जिंदा हो तुम ओनर हो। विल करोगे, रजिस्ट्री करोगे, गिफ्ट करोगे, कुछ भी कर सकते हो, बेच सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स के नाम पे है तो उनके नाम पे रहेगी, जब तक तुम जिंदा हो तब तक टेंशन नहीं है। मैं एक डिवोर्स लॉयर से बात कर रहा था एंड शी सेड, विमेन की तरफ से लड़की हूँ, तो मैंने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा है एंड आई सेड कि अगर लड़के के नाम पे कुछ नहीं है तो कैसे कुछ ले सकती इंडिया में? एलिमनी का तो कोई एज सच मैंने नहीं सुना है, अगर हो तो आप बताओ। तो बोलती कंपनी के नाम पे कर ले, माँ के नाम पे कर ले, बाप के नाम पे कर ले, सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं, लड़की को लेना सब ले जाएगी। नहीं ले। एंड आई वाज लाइक कैसे? बोल देगी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, बोल देगी रेप करने की कोशिश करी, बोलती फादर इन लॉ ने ये करा। अब फादर इन लॉ अपनी मर्सिडीज देंगे कि फादर इन लॉ इस एलिगेशन और इस बदनामी से गुजरेंगे कि अगले 8 साल तक वो केस लड़ रहे हैं कि उन्होंने बहू पे कोशिश करी कुछ करने की। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल सही कह रही है वो। जब करने के लिए आती है, ज़रूरत के बाद करने के लिए आती है तो कुछ भी कर सकती है, एंड दैट इज व्हाई द लॉ इज बायस्ड। तो उसका मिसयूज होता है। तो शी इज राइट, राइट? शी इज राइट, एब्सोल्युटली राइट इन दिस मैटर। कि अगर वो बोलती है कि और मैं घर पे अकेली थी, मेरे पति घर पे नहीं थे और ससुर मेरे पास आए, मेरे बेड पे दरवाजा बंद करके मेरे साथ जबरदस्ती उन्होंने ये काम किया, दिस इज कॉमन एलिगेशन। क्योंकि अब जो डाउरी के केसेस हैं उसमें डायरेक्टली अगर सिंपल एलिगेशन होते तो अरेस्ट नहीं होता है कोई, इसलिए इतने ज़्यादा हीनियस एलिगेशन लगते हैं। देयर वाज वन केस दिल्ली का था, उसमें लड़की आके पुलिस स्टेशन में आती है, उसके यहाँ निशान था गले पे हल्का, और वो पुलिस स्टेशन में आके बोलती है कि मैं घर पे अकेली थी, सास तो है नहीं, तो ससुर और पति आए, ससुर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब पति को मैंने बोलने की कोशिश की, पति भी कहता है कि कोई बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, मेरा फादर है तो ये भी करेगा, और दरवाज़ा बंद किया हुआ था। मैंने नहीं माना, मैं बचने की कोशिश करती रही, तो उनमें से एक ने मेरे हाथ पकड़े, दूसरे ने चुन्नी मोड़ी और मेरे गले पे बांध के मारने की कोशिश की। अचानक घर की बेल बजती है और वहाँ इनको थोड़े हाथ पैर फूल गए और मैं जाके बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को लेके भाग के निकल गई। एंड शी केम टू द पुलिस स्टेशन, दिस वाज द एलिगेशन। ठीक, बाद में पता लगता है कि जब वो आई थी तो ऑटो में चुन्नी लपेट के बैठी हुई थी थोड़ी देर निशान डालने के लिए। ऐसा भी होता है। हमने बात करी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑफ मैन, मेंटेनेंस के लिए लायबल है और किसी भी चीज का अब्यूज नहीं करना चाहिए, यही चीजें हैं, राइट? नहीं, इसके अलावा ये भी है, घर देना पड़ेगा कि वाइफ जहाँ रहती है उसका रहने के लिए कोई ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन वगैरह है, या जहाँ वो रह रही है उसके लिए ठीक से रहने की जगह का जुगाड़ करे बस। अगर वो नहीं करता है तो वाइफ कैन गो टू दी महिला कोर्ट, डोमेस्टिक वायलेंस में कंप्लेंट फाइल करती है और वो ले लेती है, राइट, ऑर्डर ले सकती है। मतलब लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, जिस जैसे टाइप के घर में लड़का रहता है वैसे टाइप के घर में या तो उसको देना पड़ेगा या अपना घर में जगह देनी पड़ेगी, एटलीस्ट डिसेंट कुछ देना पड़ेगा और मेंटेनेंस देना पड़ेगा लाइफस्टाइल, ताकि मैच हो जाए। दिस इज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग, राइट? लड़की की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लड़की की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेक्स इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? सेक्स इज नॉट अ मैरिटल नहीं तो वो होता ना कि एक, आई वाज लिसनिंग टू दिस हियरिंग क्या जजमेंट किसी का था, आई थिंक कर्नाटका कोर्ट में बोला था किसी जज ने, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर शादी करी है देन हस्बैंड का राइट है टू डिमांड सेक्स एंड वाइफ कैन नॉट से नो, और अगर वो मना करती है तो डाइवोर्स लेगा। दैट इज द ओनली रेमेडी। मना तो करती ही है लेकिन कोई राइट नहीं है,
कि ही कैन डिमांड, शी कैन डिमांड तो आप कुछ भी करते रहो। जब दूसरे का मन नहीं कर रहा, आप ज़बरदस्ती किसी के साथ करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, उसका नहीं है करने का, तो शी मतलब देन डिवोर्स। तो ऐसे कुछ इट्स नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये तो करना ही पड़ेगा। ना देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऐसा भी नहीं है कि आपके पति घर पे आ रहे हैं, आप घर में रहती हो, यू आर जस्ट अ हाउस मेकर, आप घर में खाना बना के दो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, सो वाइफ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और एटलीस्ट इन्फोर्सेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई नहीं है। अगर ऐसा कुछ है कि बच्चा करना पड़ेगा, नहीं, तो जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भी नहीं। माई बॉडी माई चॉइस, दैट्स गुड। हाँ दैट्स गुड। ओके, हाँ समटाइम्स इट्स गुड ना यार, ऐसे ही होना चाहिए, दोनों के लिए होना चाहिए। अब ठीक है, एक जगह थोड़ा अनफेयर है, बट डजंट मीन कि दूसरे के लिए भी अनफेयर करते हैं। एक के लिए फेयर है तो एक के रहने दो, फिर दूसरे के लिए भी फेयर बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल लाइक दैट्स हाउ द अप्रोच शुड बी। हस्बैंड अपनी वाइफ को फोर्स नहीं कर सकता कि बच्चा करना ही करना है, वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं कर सकती है फोर्स कि बच्चा करना ही करना है। लेकिन अगर एक बार प्रेगनेंसी आ गई तो फिर हस्बैंड जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि इसको अबॉर्ट करो या फिर रखो, या वाइफ भी ऐसे जो जनरली अगर वो रखना चाहती है बच्चे को रखेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली वो कहता है ना कि ज़्यादा राइट फिर फीमेल को मिल जाता है। आपने बोला प्रीनप्स के बारे में, एंड उसमें आपने बोला गोवा में जब तक नहीं हो कुछ बोला, राइट? पहले सिंपल लैंग्वेज में सबको बताओ प्रीनप होता क्या है। प्रीनप इज बेसिकली एन एग्रीमेंट जिसमें हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, शादी से पहले एग्रीमेंट कर लेते हैं कि शादी के बाद जो भी मेरी प्रॉपर्टीज है जो हम कमाएंगे, वो प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, तेरी रहेगी। ऐसा नहीं पहले टर्म्स एंड कंडीशन लिख देते हैं कि अगर कभी हमारा डिवोर्स हुआ या हम अलग हुए तो जो प्रॉपर्टीज है उसका बंटवारा ऐसे होगा, या जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा, तू उस पर कुछ नहीं करेगी, मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, इस पर साइन कर दे। आज जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम पे ये है, मेरे नाम पे ये है, इतना ही रहेगा, ये मेरे नाम पे रहेगी, ये तेरे नाम पे रहेगी। शादी के बाद मैं अपनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करूंगा, अपनी इनकम में इंप्रूवमेंट करूंगा, तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो हम एक दूसरे को बांटेंगे नहीं। दिस इज बेसिकली प्रीनप। इन यूएस इट इज बेसिकली सेफ गार्ड कि शादी के बाद डाइवोर्स होता है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की प्रॉपर्टी पे किसी तरीके का कुछ ना कर सकें। लेकिन इंडिया में इट इज नॉट वैलिड। इंडिया में प्रीनप, यूके में भी नहीं है, इंडिया और यूके दोनों में। इंडिया में नहीं, हम तो इंडिया के कंसर्न में बात कर रहे हैं, इंडिया में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप प्रीनप कर भी लोगे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रीनप करते हैं, वो लिख भी लेंगे कि ये होगा वो होगा, कोर्ट कहता चलना इसको बाहर फेंको, रद्दी का पेपर है तो डाल देते हैं कूड़े में। कुछ नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, तो कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कई बार तो हस्बैंड पता है क्या करते हैं, कुछ स्टेट में वो कहते हैं कि मैं अब शादी कर रहा हूँ और हम इसने एग्रीमेंट कर लिया हम दोनों ने मिलके कि मैं शादी के बाद तुझसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं करूँगी, सिंपल, किसी भी तरीके का, और उसको लेके बैठे रहते हैं कि यार देखे मेंटेनेंस तो मांग नहीं सकती। और जब बाद में वाइफ आती है वो मेंटेनेंस मांगती है तो वो जाके कहता है, एग्रीमेंट लगाता है, देखो कोर्ट में साइन हो रखा है। कोर्ट कहता है कि कोई भी एग्रीमेंट हमारे लॉ से ऊपर नहीं है, लॉ में शी कैन क्लेम मेंटेनेंस, तो आप एग्रीमेंट करके लॉ को वायलेट नहीं कर सकते, इसको रद्दी की टोकरी में डाल दो, जलाओ, किसी काम का नहीं है वो। एंड गोवा में प्रीनप मतलब क्या था? गोवा में एक छोटा सा लेकोना है प्रीनप का, दैट इज ओनली वैलिड इन गोवा इटसेल्फ। अच्छा, तो पुराना लॉ चला आ रहा है कि वहाँ प्रीनप जो है कुछ लिमिटेड उस तक वैलिड है, उसमें ये बना सकते हो, हाँ बना सकते हो और वैलिड है। हाँ, तो जो गोवा के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए कि जो गोवा में शादी करते हैं उनके लिए? जनरली देखो जहाँ आपकी शादी होती है वहाँ पे उसका लॉ एप्लीकेबल है। तो कोई भी जिसको प्रीनप बनवाना है या प्रीनप जिसके दिमाग में है, लेकिन वो गोवा से बाहर वैलिड नहीं है ना। फिर आप रहते हो यूपी में, आप रहते हो हिमाचल में, तो ऐसा नहीं कि वहाँ जाके आप मना कर वो कर दोगे, ऐसे नहीं। लेकिन आप शादी गोवा में करो और गोवा के लॉस के अकॉर्डिंग करो, वहीं पे मैरिज सर्टिफिकेट करो और वहीं पे प्रीनप, तो आप उसको इन्फोर्स करने की कोशिश कर सकते हो। बट आई हैव नॉट सीन मेनी केसेस जहाँ पे लोग ऐसा कर रहे हैं। आई हैव नॉट सीन। बट इज देयर अ लूप होल? डू यू थिंक इट कि वो यूपी कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, फिर बोलेंगे भाई प्रॉपर्टी तो इधर रहते यही हो तो हम तो सब लेंगे, होगा तुम्हारा प्रीनप? चैलेंज तो आप किसी भी चीज़ को कहीं पे भी कर सकते हो, चैलेंज करने का इशू नहीं है। इशू इज कि उसमें रिजल्ट क्या आएगा। बाय द टाइम आप उसको जीतोगे 8 साल, तब तक आपका जो इंटरिम मेंटेनेंस है, इंटरिम चीज़ें वो चलती रहेंगी। अब ये कॉन्सेप्ट है इंटरिम मेंटेनेंस का, जिसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि इंटरिम मेंटेनेंस इज बेसिकली एन EMI उस कोर्ट ऑर्डर की जो भी आया नहीं है। आप कोर्ट में डिसाइड कर दिया कि आपका केस डिसाइड होगा 8 साल बाद, तब आपकी मेंटेनेंस बनेगी, लेकिन जब तक केस डिसाइड नहीं हो रहा तब तक इंटरिम देते रहो। दिस इज बेसिकली इंटरिम मेंटेनेंस। एंड इंटरिम यूजुअली 20 to 33% होता है। सेम वही रहता है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन आप ये सोचो ना कि 90% केसेस में अगर इंटरिम डिसाइड हो रही है, इंटरिम मिल रही है, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि आने वाले टाइम में हस्बैंड को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि इस पैसे को एडजस्ट कर लेना बाद में, तो आप EMI भर रहे हो वहाँ पे बैठ के।
कि कोर्ट ऑर्डर आएगा 8 साल बाद, EMI आज से शुरू हुई, आपको मुझे लोन लेना पड़ जाएगा, तो EMI लोन लेने के बाद ही शुरू होती है ना। कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं, पहले पैसे भरना शुरू कर दो। लॉ इसलिए बना था कि एटलीस्ट अगर वाइफ के पास बच्चे हैं, वो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रही है, केस का तो जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने से पहले हमारे फेवर में कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें मिल सकती हैं, तो दे देनी चाहिए। दैट वाज बेसिकली द लॉ। लेकिन उसको मिसयूज तो इसी चक्कर में कर रहे हैं ना। और सबसे बड़ा इशू ये है कि उसको मिसयूज वहाँ की लेडीज कर रही हैं जहाँ उसको उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जहाँ एक्चुअली में रूरल एरिया में जिसको यूज़ होना चाहिए, जहाँ रूरल एरियाज़ में डोमेस्टिक वायलेंस के लॉ एप्लीकेबल अप्लाई होने चाहिए, वहाँ तो नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पढ़ी लिखी लेडीज़ हैं, जो गूगल करती हैं, जो जहाँ इन्फॉर्मेशन ईजिली एक्सेसिबल है, जहाँ के कोर्ट थोड़े फास्ट हैं, वहाँ ईजिली फाइल कर देती हैं। वहाँ वो कमा भी सकती हैं, वो पढ़ी लिखी भी हैं। भुगत वो रही हैं जिनके लिए लॉ नहीं बना। True. और अब तो 30% वो रिजर्वेशन भी आ गया ना, फीमेल रिजर्वेशन, कि हर जगह आपकी जो लेजिस्लेटिव बॉडी में भी हर जगह पे 30% रिजर्वेशन रहेगा फीमेल्स का। तो अब तो इस लॉ को वैसे भी हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले तो एक बार सोच सकते थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल होगा इसको हटाना। Until or unless we make laws gender neutral, family laws and the other laws, then अभी नहीं है। There is no gender equality. अगर शादी के बाद पता चलता है कि वाइफ के ऊपर लोन है, वाइफ डेट में है, क्या हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोन चुकाने की? नहीं, और अगर वाइफ मना कर दे वो EMI भरने से, या वो नहीं चुकाती, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो लोन? वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाइफ के नाम पे लोन है और वाइफ ने ही लिया है और वाइफ ने ही यूटिलाइज किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर अगर वो नहीं देती है तो हस्बैंड से ले सकते हैं पैसे? नहीं ले क्या सकता। होगा? वो क्या करेंगे, वो केस फाइल करेंगे, केस फाइल करके डिक्री ले लेंगे कोर्ट से, तो डिक्री को इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फीमेल को आप जेल नहीं भेज सकते, तो वो बच जाएगी वहाँ पे। फीमेल को जेल नहीं भेज सकते मतलब? अगर आपने किसी फीमेल को कुछ पैसे दे दिए, सिर्फ सिविल मैटर की बात कर रहा हूँ, कल की डेट में आप उससे लेना चाहते हो, आप सिविल कोर्ट से डिक्री ले लो, ठीक। जब आप उसको इन्फोर्स करवाने जाओगे तो जनरली केसेस में फीमेल को जेल नहीं भेजता है। वो पैसे लेके भाग सकती है, उसको हम जेल नहीं भेज सकते पैसे भागने। सिर्फ सिविल केस में। हाँ, सिर्फ पैसे लेके भागने पे नहीं कर सकते। और आप अगर मेरे से पैसे लेके भाग गए तो मैं सिविल केस भी होगा, डिग्री भी होगी, एग्जीक्यूट कराने में वारंट भी हो सकते हैं, अरेस्ट भी हो सकते हैं, तो आप जेल भी जा सकते हो अगर पैसे बड़े हुए आपको। और अगर ये प्रूफ कर दिया कि लड़की का इंटेंशन ही था फ्रॉड करने का, भगने का पैसे लेके, तो फिर जेल होगी? तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो उसमें FIR हो सकती है, चीटिंग केस में, वहाँ जेल हो सकती है अगर उसका इंटेंशन था चीट करने का। बट अगर उसने अपने मन से लोन लिया और बोलती मन तो था लोन देने का, अब दे नहीं पा रही हूँ, छोड़ दे, अब रहने हो गया, हाँ, तो कुछ नहीं हो। अब लड़ते रहो लड़के के साथ बताया ना, मैं केस लड़ोगे, हारोगे, उसके बाद डिक्री हो सकती है, आप जेल जा सकते हो। लड़की मिल जाएगी, लड़की को जनरली जेल नहीं होती है। वी लिव इन अ फेमिनिस्ट सोसाइटी बेसिकली, हम कहते हैं, लेकिन दिस इज एज पर लॉ दिस इज अ सोसाइटी विच फेवर्स फीमेल्स, बी इट बिफोर मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज, इवन आफ्टर मैरिज। अब एक सिचुएशन आप सोचो कि एक वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, लिव इन रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, कोर्ट कहता है दैट यू आर लिविंग इन अडल्ट्री, हम आपको नहीं देंगे मेंटेनेंस, लेट्स से डाइवोर्स हो गया, नाउ शी इज लिविंग विद द सेम बॉयफ्रेंड, अब वो मेंटेनेंस दोबारा फाइल कर सकती है। अनटिल अनलेस शी रीमैरिज, वो मेंटेनेंस फाइल करती है और कहती है अब तो मैं डाइवोर्स्ड वाइफ हूँ, अब मुझे मेंटेनेंस दे, अब अडल्ट्री वाला जो प्रोविजन लगेगा नहीं। नाउ कोर्ट सेज यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको डाइवोर्स्ड वाइफ को जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है इसको मेंटेनेंस दो, बिकॉज अब अडल्ट्री वाला जो डिफेंस है वो दैट इज गॉन, शी इज नॉट योर वाइफ नाउ, शी कैन लिव विद हुएवर शी वांट्स। अडल्ट्री इलीगल है इंडिया में? Adultery was basically decriminalized by Supreme Court in 2019. क्यों? अब इशू क्यों का तो कोई जवाब नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट क्यों करता है वो तो अलग मामला है। उन्होंने कर दिया, 497 was decriminalized कि भाई पहले था कि अडल्ट्री समझाओ। अडल्ट्री क्या होता है कि आप शादी में हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ की बजाय आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इसमें पहले 3 साल की जेल होती है। मैरिज के बाहर अफेयर चल रहा है, मैरिज के ड्यूरिंग द मैरिज वो बाहर किसी से अफेयर चल रहा है। पहले इसमें 3 साल की सजा थी। 3 साल की सजा थी अगेंस्ट अ पर्सन जो उस लेडी के साथ मिला हुआ, तो हस्बैंड कंप्लेंट फाइल करता था तो बॉयफ्रेंड को पनिश कर सकता था।
वाइफ को नहीं पनिश कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट सेज कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आप इसको हटा देते हैं, अडल्ट्री ये तो आप किसी के साथ भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। अब वो इसमें जो हमारा नया कानून आया उसमें भी उसका कोई प्रोविजन नहीं रखा। तो अब वाइफ जो है शी कैन लिव विद अ बॉयफ्रेंड, शी कैन गेट इनटू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अगर वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिचुएशंस में होती है तो आप हस्बैंड ये डिफेंस लेता है कि शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, तो इसको मेंटेनेंस नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट की ऐसी भी जजमेंट है जो कहते हैं कि 1-2 इंस्टेंसेस से अडल्ट्री नहीं होती है, मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगी। ऐसे भी इंस्टेंसेस होते हैं कि अगर मान लीजिए आप अडल्ट्री मतलब वो है ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, तो हस्बैंड उस ग्राउंड के ऊपर डाइवोर्स ले ले। लेकिन अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस केस में जाती है तो वहाँ पे उसके पास वो अडल्ट्री वाला डिफेंस भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होना ही अपने आप में इंटरिम ऑर्डर पास करने का ग्राउंड है। एंड लड़का अगर चीट करता है, लड़का अगर बाहर दूसरे रिलेशनशिप बनाता है, हाँ, तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस, ही विल पे। हस्बैंड की औकात क्या है यार? हस्बैंड की कोई औकात नहीं है। वाइफ अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है तो हस्बैंड को कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस को तो मार गोली, दिस इज क्रुएलिटी, तू डाइवोर्स ले घर जा। अब वो डाइवोर्स केस फाइल करता है और वाइफ आती है तो पहले वो लिटिगेशन एक्सपेंसेस देता है अपनी वाइफ को कि तू केस लड़ने के लिए, मेरे से खिलाफ केस लड़ने के लिए तो कुछ पैसे रख ले, अपने लॉयर को दे दे। फिर उसके बाद वो मेंटेनेंस क्लेम करती है, फिर वो पे करेगी, करता रहेगा। दिस इज वन सिचुएशन। दूसरा क्या है कि मेरे पास मैटर आया साकेत कोर्ट का, एक लड़की आगे कहती है कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरा हस्बैंड जो है मेंटेन नहीं कर रहा है और मुझे अब इससे मेंटेनेंस चाहिए। राइट, ठीक है जी, मेंटेनेंस फाइल करते हैं। वी फाइल्ड द मेंटेनेंस पिटीशन। उसके बाद हस्बैंड आता है, वो कहता है कि इसमें से जिस बच्चे का मेंटेनेंस मांग रही हो बच्चा मेरा नहीं है, आप डीएनए टेस्ट करवा लो चाहे, दिस इज नॉट माई चाइल्ड। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू बता, ये तो लिख रहा है, कहती है ठीक कह रहा है, दिस चाइल्ड इज ऑफ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरा उसके साथ रिलेशन है, ये बच्चा उसका है। इशू इज हस्बैंड को पता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे तो ये बच्चा इसी का माना जाएगा। वो डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकता बच्चे का, वो रिबट नहीं कर सकता, क्योंकि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन लॉ कि इतने टाइम तक हस्बैंड वाइफ साथ रहे हैं, ड्यूरिंग दिस सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज ये बच्चा पैदा हो गया, तो ये प्रिजम्पशन है इररिबटेबल कि बच्चा इसका है। तो अगर उसको करवाना हो डीएनए टेस्ट और प्रूफ करना हो नहीं तो भी नहीं करवा सकते। तो कोर्ट में वो आप एविडेंस दे ही नहीं सकते उसका, कोर्ट ये मान के चलेगा बच्चा दे रहा है। अगर तो आपने करवा लिया बाहर से डीएनए टेस्ट फोर्स करके, चॉइस करके, वो भी नहीं मानेगा। नो डिफेंस। दिस वाज केस लाइक बिफोर कोविड, हम गए कोर्ट तो दूसरे के बच्चे का भी आपको मेंटेनेंस भरना पड़ेगा। हाँ, मैंने उसको बोला, जो हस्बैंड आया था मीडिएशन में बैठे हो तो कहता बच्चा मेरा नहीं है, लड़की भी कह रही हाँ तेरा बच्चा नहीं है, और वो कहता है कि मैं मेंटेनेंस इसकी नहीं दूंगा। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा लॉ में लिखा है, पढ़ ले देख, मेंटेनेंस तो तुझे देनी पड़ेगी, बच्चा तेरा ही माना जाएगा, सरनेम तेरा ही लगाएगा ये। आई शोड द सेम सेक्शन कि भैया पकड़, पढ़ ले। दिस इज द एक्सटेंट। तो बच्चा अपने फादर के अगेंस्ट पैटर्निटी टेस्ट क्लेम कर सकता है। फादर ने मना कर दिया बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा कहता कोर्ट जाके कि फादर को बोलो अपना डीएनए दे ताकि मैं मैच कर सकूं, ब्लड सैंपल दे, वो इन्फोर्स कर सकता है। फादर बच्चे के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो इट वाज द गिल्ट कॉन्शियंस जो हस्बैंड को है कि यार ये वहाँ चलेगी लेकिन मैं थोड़ा सा विक्टिम हूँ, लेकिन मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। दिस वाज द प्रॉब्लम विद द वाइफ जो उसने काम किया, लेकिन उसके बाद भी उस बच्चे की मेंटेनेंस उससे मांग रही है। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में एंड वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है किसी दूसरे के साथ, हाँ राइट, तो वो बच्चा हस्बैंड का माना जाएगा और जिंदगी भर उस बच्चे की मेंटेनेंस हस्बैंड को ही करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी जब तक 18 का नहीं हुआ। तो बिल्कुल। एंड अगर ये सब चीज़ होने के बाद हस्बैंड, अगर सारे ये चीज़ें चल रही है और हस्बैंड स्ट्रांग नहीं और कभी सुसाइड कमिट कर लेता है और सुसाइड नोट में लिख देता है कि मैंने मेरी वाइफ की वजह से सुसाइड करी या मेरे वाइफ के घर वालों की वजह से सुसाइड करी क्योंकि मेरे पे बहुत प्रेशर बना रहे थे या एट्रोसिटीज़ हो रही थी, मेरे पे बहुत गलत हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, तो वो सुसाइड नोट भी कुछ मायने नहीं रखता ना। देखो, जो आदमी मर गया वो मर गया। अबैटमेंट सुसाइड का केस जो है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल मैटर है। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस रीज़न से सुसाइड किया है वो रीज़न वाज सो हीनियस कि उस सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था।
दूसरा, जिसने भी वो अबेट किया है, दिस इज अबेटमेंट टू सुसाइड, दिस इज नॉट जस्ट सुसाइड, तो दैट अबेटमेंट इटसेल्फ वो इतना ज़्यादा था और वो इस इंटेंशन के साथ था कि सुसाइड कर ले, तब जाके बात आती है। अभी लेटेस्ट एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस चीज़ के ऊपर। पर उसका लेटर क्या एविडेंस माना जाएगा? लेटर माना जाएगा, वाइफ मतलब वाइफ के अगेंस्ट दिखा सकता है, दिखा सकते हैं, उसके परिवार वाले दिखा सकते हैं कि देखो इसने लिखा है, वाइफ की वजह से हुआ है, वाइफ की वजह से हुआ है, एंड देन दैट बी काउंटेड एज एविडेंस माना जाएगा। एफआईआर हो सकती है लेकिन कन्विक्शन के चांसेस कम होंगे, इसमें बहुत कम होंगे। कुछ नहीं होना ना, कहते हैं अडल्ट्री तो हुई है, बच्चा हो गया तो हो गया, उसने जानबूझ के हस्बैंड के जलाने के लिए, उसको मारने के लिए, सुसाइड करने के लिए थोड़ा ना किया होगा। दिस इज बेसिक प्रिजम्पशन। अगर वाइफ फोर्स कर रही है हस्बैंड को कि वाइफ के साथ साथ वाइफ के जो मम्मी पापा हैं उनके लिए भी मेंटेनेंस पे करे, तो क्या हस्बैंड को पे करना होगा? नहीं, he is not responsible for in-laws maintenance. He is not liable or responsible. ना, he is not responsible, he is not liable. वो लेकिन बहुत सारी फीमेल क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड की कमाई जो है वो अपने माँ बाप पे खर्च करती हैं। बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए। अलग अलग सिस्टम है, परिवार टू परिवार डिपेंड करता है। जहाँ पे मान लो किसी का साला नहीं है, कोई दूसरा बच्चा नहीं है, इकलौती बेटी है, वो माँ बाप का कौन करेगा? तो ये तो आपको कहते हैं ना कि लॉजिकल सी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जब आप बोलते हो इधर मम्मी पापा बोल रहे हो, उधर भी मम्मी पापा बोल रहे हो, तो थोड़ा तो यार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अपनी प्रॉपर्टी किसको देके जाएंगे? उसी बहू को देके, अपनी बेटी को देके जाएंगे, दामाद को देके जाएंगे। ना भी देके जाएं तो आपके घर के बड़े हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रख सकते हो। इन अ गुड डे एवरीथिंग इज गुड। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन अ बैड डे। देन द वर्स्ट इज देयर इज नो लिमिट ऑफ द वर्स्ट। कहाँ तक जाएगी कुछ नहीं पता। एक मैटर आया था मेरे पास, उसमें ससुर ने, बहू ने कुछ केस किया होगा, ससुर को बड़ा गुस्सा आया, रात को दारू वारू पी ली, रात को 2 बजे अपनी बहू को फोन कर दिया, 4-5 गालियां दे दी कि तूने ये नहीं करा, वो नहीं किया, तूने गलत कर दिया, मतलब लिटरल गालियां दी। और उसके बाद फोन रख के अपना पी के सो गया। अगले दिन पुलिस वालों का फोन आता है कि रात को आपने फोन किया था अपनी बहू को और उसको गालियां दी, उसके पास रिकॉर्डिंग है, तो आपके खिलाफ 509 आईपीसी का सेक्शन जो है उसमें एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं, 3 साल की जेल है, आ जाओ। एक रात को गाली, एक रात को एक बार गाली देने से, उसने रिकॉर्डिंग थी उसके पास, उसने जाके पुलिस में दी, एफआईआर करवा दी। कभी तो मुझे लगता है सही भी है, थोड़ा ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मतलब ये एक बार स्टार्ट हुआ, एक बार सबक सिखा दिया ना। नहीं तो अगर वो सह लेती ना तो हर थोड़े दिन में गाली। लेकिन अगर बहू अपने ससुर को गाली देती तो वो क्या करे बेचारा? It is a two-way street. No, I get, मैं बोल रहा हूँ कि I get your point कि बहुत अनफेयर है एंड हमें कुछ करना चाहिए, या एटलीस्ट बात करनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, एंड जो लोग नॉलेजेबल इनफ है उन्हें लड़ना चाहिए ताकि मेन के लिए भी फेयर हो। बिल्कुल, बट इसका मतलब ये नहीं कि वुमेन से पावर ले लो। नहीं पावर, क्योंकि आई थिंक ये बहुत अच्छा पावर है। इट्स नॉट कि हमें उनके लिए अनफेयर बनाना चाहिए, बट समथिंग अगर ये लड़की करती हो तो लड़के के पास भी कुछ होना चाहिए करने के लिए। दैट योर पॉइंट इज राइट। जब प्रोविजन आया था तो उस टाइम जरूरत थी, और वो लाए भी इसलिए गया था क्योंकि ये सिचुएशन हो रही थी सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए। वो मेजोरिटी तो रुक गई, जो बाकी इक्का दुक्का इंसिडेंट रह गए हैं उसमें भी ये हो रहा है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ, लड़का लड़की शादी करते हैं एंड इन लॉज बोलते हैं वाइफ को शादी से पहले कि हम तुझे पढ़ने देंगे, जॉब करने देंगे, तेरा करियर बनने देंगे, राइट, और फिर करने के बाद, शादी करने के बाद बोलते नहीं नहीं हमारे परिवार में तो ये सब नहीं होता, और उसको पढ़ाई नहीं करने दे रहे, उसको काम नहीं करने दे रहे, उसके करियर भी रोक दिया। कुछ लड़की कर सकती है इस केस में? शी हैज ऑल द राइट्स। क्या करेगी? पहली बात तो दिस अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। वो ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से स्पेसिफिकली कि मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं या मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि इसको पढ़ने दो, जॉब करने दो, आप रोक नहीं सकते। और अगर वो पढ़ाई करने जा रही है तो उसको जो मेंटेनेंस चाहिए उस टाइम पे, उसको जो खर्चा चाहिए, तो अपने हस्बैंड से रहने के लिए और अपना खाने पीने के लिए सब चीज़ों का क्लेम कर सकती है। नॉट फॉर दी पढ़ाई की डिग्री के पैसे भी मैं लूँगी, बट एटलीस्ट अपने सर्वाइवल के लिए जो पैसे हैं वो ले सकती है। तो इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। घर में कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई नहीं रोक सकता कि तू जॉब कर या मत कर, तू घर से बाहर जा मत जा, वो वाला सिस्टम। कुछ डिसेंसी होती है टाइम, ऐसे नहीं कि आप रात को 3-3 बजे क्लबिंग कर रहे हो। देखो यार, ऑटोमेटिकली ये बात होती है कि आप घर में रहते हो, या तो आप बोलोगे कि दिस आर द बेसिक रूल्स ऑफ द फैमिली, जो बाकी बच्चों पे एप्लीकेबल है मुझ पे भी एप्लीकेबल होंगे, या तो सारे ही ऐसे हों कि सारे आउट गोइंग है, मतलब जा रहे हैं अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अकेले कर रहे हो वो भी नहीं माना जाएगा। बदतमीजी तो आपका बेटा करे तो वो भी कई बार नहीं झेली जाती है। हाँ, अगर आपका जेन्युइन कॉज है, आपका करियर है, आपकी पढ़ाई है, आपकी पर्सनल ग्रोथ है, आपको वो काम करना, और उसके कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
के बारे में प्रूफ इकट्ठा करना इलीगल है? नॉट इलीगल. नॉट इलीगल. नॉट इलीगल. सो इफ आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप उसका फोन चेक करो, आप निकाल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो फोन का या पासवर्ड वो कहीं पे जा रहा है तो उसके पीछे पीछे जाए. हाँ, स्टॉकिंग कर सकते हो अपने हस्बैंड की. नॉट इलीगल. नॉट इलीगल. हस्बैंड के पास कोई रेमेडी नहीं है. हस्बैंड से फोन लेके उसका फोन चेक कर सकते हो? कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. देयर इज नो रेमेडी विद द हस्बैंड. वो आपके खिलाफ कोई कोर्ट ऑर्डर जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकता. आप सब चेक कर सकते हो, प्रूफ इकट्ठे कर सकते हो, उसको स्टॉक कर सकते हो. हाँ, कर सकते हो, क्योंकि लीगली दिस इज नॉट परमिट, क्या कहते हैं उसको, प्रोहिबिटेड. लीगली इट इज नॉट प्रोहिबिटेड. आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट ये सारे काम कर सकते हो. उसके पास कोई लीगल रेमेडी नहीं है इनको रोकने की. तो हस्बैंड अपना राइट टू प्रिवेसी नहीं डाल सकता? राइट टू प्रिवेसी इज बेसिकली अ फंडामेंटल राइट. वो सिविल कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकता. पुलिस नहीं कर सकती उसको इन्फोर्स. तो कुछ भी नहीं हो सकता. हस्बैंड के पास इस चीज में, इसको रोकने के लिए कोई लीगल राइट नहीं है कि अपनी वाइफ को मना कर सके. तो इट्स गुड, लाइक इट्स गुड फॉर वाइफ कि अगर उसका हस्बैंड चीट कर रहा है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है तो देन वाइफ के पास स्टॉक करने का पावर है, फ़ोन चेक करने का पावर है, उसके खिलाफ प्रूफ कलेक्ट करने का पावर है. कहीं भी वो इधर उधर मिल रहा है, किसी से बात कर रही है, रिकॉर्ड कर लिया और सब करा, ताकि ये सारी चीज़ें वो ले एंड फिर इसको एज अ प्रूफ प्रोवाइड करे इन कोर्ट, ताकि डिवोर्स के टाइम पे इजी हो. बिल्कुल बिल्कुल. शी कैन डू इट. शी कैन डू इट. एंड वो इसलिए क्या वो रिकॉर्ड कर सकती? रिकॉर्ड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है. क्या रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हो? आई डोंट नो इफ योर हस्बैंड इज मेकिंग आउट विद समवन. अगर हस्बैंड कुछ कर रहा है कोई प्राइवेट मोमेंट में, इधर उधर से छुप के स्टॉक करा और करा, तो वो ग्रे एरिया है कि अगर आप किसी की ऑब्सीन फोटोग्राफ, देयर वुड बी अनदर पर्सन इन्वॉल्वड एज वेल. ठीक है, तो उसमें वो तो आप थर्ड पर्सन के जो ऑब्सीन फोटोग्राफ्स या वीडियो बना रहे हो वो अपने आप में क्राइम है आईटी एक्ट में. बस ये रिकॉर्ड कर सकते हो कि हस्बैंड देखो निकल रहा है, जा रहा है और किस घर में एंटर कर रहा है, वहां तक रिकॉर्ड, किससे व्हाट्सएप चैट कर रहा है, क्या है. वो पावर वाइफ के पास इसलिए है क्योंकि हस्बैंड के पास वाइफ को रोकने का कोई लीगल तरीका नहीं है. तो हस्बैंड की व्हाट्सएप चैट है तो इसे खुद ऊपर से रिकॉर्ड कर सकती है, वीडियो बना सकती है, करती है. दैट ऑल इज परमिटेड, दैट्स फाइन. हस्बैंड अगर ऐसा करे जहाँ पे अपनी वाइफ के खिलाफ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे प्रूफ इकट्ठा करे तो ठीक है. अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि बार बार कि भाई अपना फोन दिखा, सब चीजें हैं, एंड ही इज टू सस्पिशियस, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस. ठीक. अगर वो अपनी वाइफ को स्टॉक करता है, वो जाता है उसके वर्किंग प्लेस पे, या जॉब कर रही है, या कहीं दोस्तों के साथ जा रही है, या कहीं रहती है और वहाँ बार बार पीछा कर रहा है, इट अमाउंट्स टू डोमेस्टिक वायलेंस. वो वहाँ राइट है उसके पास महिला कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेने का. वो कहती है कि शक बहुत ज़्यादा करता है तो इट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी, वो डाइवोर्स ले सकती है उससे. कंपनसेशन भी क्लेम कर सकती है इसमें कि मेरी इसको बहुत मेंटल हैरेसमेंट कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर दिया इसने, तो ही शुड कंपनसेट मी. और हर चीज में आप तो ऐसे बता रहे हो यार. देयर इज अ प्रोविजन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोविजन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारे पास 2005 का. ट्रू, बट I like that you're telling me like a lot of stuff which it's good. I'm getting to learn new things. Pregnant wife को अगर abort करने के लिए force किया जा रहा है, what can she do? She can get FIR registered. अगर उसको फोर्स करेंगे अबॉर्ट करने के लिए और उसकी कंसेंट के बिना अगर अबॉर्शन करवाते हैं तो FIR रजिस्टर करके जेल करवा सकती है. अगर फोर्स कर रहे हैं और नहीं करवाते हैं तो भी कर सकते हैं. अगर फोर्स कर रहे हैं, धमका रहे हैं किसी भी वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस भी है, और धमकाना अपने आप में क्रिमिनल इंटिमिडेशन का पार्ट है, उसमें भी जेल हो सकती है, उसमें भी बेसिकली FIR रजिस्टर हो सकती है. फोर्स करने पे भी है. आप किसी को धमका रहे हो, फोर्स करना मतलब आप धमकी इज डिफरेंट, फोर्स करना इज डिफरेंट. फोर्स किस तरीके से करोगे आप? ज्यादा से ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल की, डोमेस्टिक वायलेंस है, वो मना कर सकती है. ऐसे क्या क्या मेरिट्स हैं जिसके, कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे मैन कैन फाइल अ डिवोर्स? सबसे पहले तो क्रुएलिटी है कि ये बदतमीजी करती है, रिश्तेदारों को, जो मेरे परिवार के लोग हैं उनसे बदतमीजी करती है, मेरे साथ मारपीट करती है, बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके सामने मेरे पे हाथ उठा दिया, मेरी इज्जत खराब करती है, मेरे बारे में र्यूमर फैला रही है. ठीक है. मैं घर पे खाना खा रहा होता हूँ तो उस टाइम शोर शराबा करती है, जानबूझ के कुछ ऐसी हालात क्रिएट करते हैं जिससे मुझे मेंटल क्रुएलिटी जो है वो हो. या मैं नहाने जाता हूँ, मेरा बाहर से कुंडी लगा देती है कि तू ना जा सके. मैं घर पे आता हूँ तो दरवाजा नहीं खोलती है कि तब बाहर पड़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जा पार्क में जाके सो जा. और मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ तो उस पर ज़्यादा परेशान करते हैं कि बच्चे के साथ नहीं रहेगा. ऐसे हज़ारों चीज़ें हो सकती है. एनीथिंग दैट कैन बी कंसिडर्ड क्रुएलिटी. कैन इट बी कंसिडर्ड